जैसे बोलती हूँ, मैं अम्बेडकर को बहुत मानती हूँ। बेईमानों को रोकने की कोशिश की जा रही है। हमारे यहाँ अभी डेमोक्रेसी आपको कहा जाता है, लेकिन है क्लेप्टोक्रेसी। क्लेप्टोक्रेसी का मतलब होता है चोरों का शासन। विभिन्न क्षेत्रों के जो माहिर चोर थे, वह सब इकट्ठा होकर के इस समय सरकार चला। जो हमारे एग्जामिनर हैं, हाँ, जब तक ईमानदारी से ये जज करने लायक नहीं होंगे, ये लिखने लायक नहीं होंगे, एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, तब तक ये चलता रहेगा। क्योंकि वो 40% दे रहे हैं, 40% ये पा नहीं रहे। ये कितनी हुई है, शेड्यूल कास्ट के कितने आइए तो देखिए। बाबा उसी करने के बाद बाबा साहब को एहसास हो गया, और बताया ना, उसी के बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आंदोलन ही पूरी तरह से चौपट हो गया। चौपट हो गया उसके बाद से ही कैसे जो है, जब हम विकास की मुख्य धारा या मीडिया के मुख्य धारा से जब हटा दिए जाते हैं, तो कोई ना कोई इस तरह के उत्पन्न बोलते हैं। जय भीम। और आप देखें जनता संगठक साथियों, आज दिल्ली के अम्बेडकर भवन में यहाँ वाम सेप का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा था। यहाँ पर पूरे देश के जो बहुजन आइडियोलॉजी है, उसको मानने वाले, जानने वाले समाज को एक करने के लिए हम बहुत कई प्रदेशों के लोग आए हैं। तो इसमें हमारे कुछ साथी बैठे हैं, इनसे समझूंगा कि आखिर बहुजन समाज जो पिछड़ा हुआ समाज है, कैसे एक करेंगे। और देश में चारों तरफ किस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, भय पैदा किया जा रहा है कि इस देश में हिंदू राष्ट्र बनाना है, और सारे जो जात पात के करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई, बहुत तरह का दुष्प्रचार किया जा रहा है। ये लोग क्या समझते हैं? सर, मैं आपसे सबसे पहले आपका परिचय जानाऊंगा। मुझे गौतम राय सागर कहते हैं। सर, मेरा सवाल यहाँ पे ये है, एक मध्य प्रदेश के आईएएस हैं संतोष वर्मा ने एक बयान दिया ये में कि अगर जातिवाद को खत्म करना है, तो सवर्ण की बेटियां हमारे लड़के के साथ जो दान देंगे अपने बहन बेटियां, तभी रिश्ता कायम होगा। कोई और रिश्ता की जगह संबंध बता दे। कैसे इनका बयान को देख रहे हैं? देखिए, सवाल ये प्रश्न ये उठता है, संतोष वर्मा जैसे लोग मानसिक तौर पे तिवारी होते हैं, अगर वो पढ़े लिखे लोग होते तो उनको समझ में आता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ क्या। उसी के बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ घटनाएं घटी। उस शादी, सेकंड मैरिज के बाद, सत्ता सार्थों के साथ शादी के बाद ही जो बहुजन समाज के लोग जिनके बाबा साहब जिनके लिए काम करते थे, उनका आना जाना बंद हो गया। या तुम यूपीएससी तुमने क्वालिफाई किया, आप जॉब पे आए हो, इतनी अकल तो होनी चाहिए। और जहां तक प्रश्न उठता है, आप ये देखिए उनके धार्मिक पुस्तकों में मुकादा लिखा है, स्त्री रत्नम नीच कुलादा बुरेड़िया। नीच कुल में अगर कोई खूबसूरत लड़की है, उसे अपने लड़के को प्यार में फंसा के रखो या रखल बना दो। ये वर्ड यूज किया गया है, रखल बना दो, ताकि ताकि उससे जो बच्चा पैदा हो, स्वाभिमानी पैदा है बच्चा ना हो। तो ब्राह्मण का ये जो मनोवादी सोच है, वो ये नहीं चाहती कि शेड्यूल कास्ट में, ओबीसी में कोई स्वाभिमानी लोग पैदा हो। ऐसी स्थिति में इसी बात को आगे बढ़ाया मोहनदास करमचंद गांधी ने। उन्होंने कहा पुरुष रत्नम नीच कुलादा प्रणयात। नीच कुल में अगर कोई ऐसा बच्चा पैदा होता है जो होनहार हो, समाज को दिशा दे सकता हो और मार्ग बदल सकता है, उनकी जो विकास की मुख्य धारा से जो टूटे हुए लोग हैं, अलग थलग कर दिए गए लोग, अगर विकास की मुख्य धारा से वो जोड़ सकता है, तो उन्हें अपने लड़कियों के दिल को भी फंसा के रखो। और अगर संतोष वर्मा अगर इस तरह की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये लगता है कि मोहन भागवत ने उसको बहुत बड़ी डील दे रखी है। तो सर, क्या जातवादी जो अंतरजातीय शादी नहीं होना चाहिए? अंतरजातीय शादियां कितनी हुई है, शेड्यूल कास्ट के कितने आइए तो देख लीजिए। बाबा साहब ने तो किया ना सर। बाबा साहब ने ये जो किया, बाबा उसी करने के बाद बाबा साहब को एहसास हो गया, और बताया ना, उसी के बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आंदोलन ही पूरी तरह से चौपट हो गया। चौपट हो गया उसके बाद से ही पूरा आंदोलन चौपट। तो आप मानते हैं कि जो संतोष वर्मा का बयान गलत था? मानसिक दिवालियापन का बयान, तो इसीलिए उनका जो पुतला जो जलाया जा रहा है, उनका FIR दर्ज हो गया है, उनको गिरफ्तार किया जाए, मांग किया है। वो जानबूझ करके फ्रस्ट्रेटेड आदमी था, क्योंकि आईएएस उसने यूपीएससी क्वालिफाई किया है, उसके हमने भी यूपीएससी क्वालिफाई किया, उन्हें पता है कैसे जो है, जब हम विकास की मुख्य धारा या मीडिया के मुख्य धारा से जब हटा दिए जाते हैं, तो कोई ना कोई इस तरह के उत्पन्न बोलते हैं ताकि मीडिया में हम आए। बैडमैन, इसमें क्या होता क्या है कि बैडमैन इज बेटर देन बैड। वो बैड नेम के बैडमैन है या नहीं है, आई डोंट नो, लेकिन वो बैड नेम के साथ फेम में आना चाहता है, हाईलाइट होना चाहता है। तो इस तरह, क्योंकि ये जातवाद कैसे खत्म होगा? ये जो जाल है, जंजीरें कैसे टूटेगा? ये
जातियाँ तब तक नहीं खत्म होंगी जब तक सारी जातियाँ आर्थिक तौर पे मजबूत नहीं हो जाएंगी, सामाजिक तौर पे मजबूत नहीं हो जाएंगी, पूरी तरह से सक्षम नहीं हो जाएंगी, तब तक जातियाँ नहीं खत्म होंगी। सर जगजीवन राम से कम कोई आर्थिक रूप से मजबूत था। जितने राम मांझी वहाँ बिहार का मुख्यमंत्री थे वो कम ही आर्थिक मजबूत है। वो लोग लुटेरे लोग, आर्थिक तौर पर मजबूत लोग नहीं। उनके जो फंड आने के सोर्सेस थे, जो पॉलिटिकल थे, करप्शन के, उनके द्वारा कमाए गए धन नहीं। ऐसी स्थिति में जो अपने द्वारा कमाता है धन, मेहनत करके जब धन कमा के खींच लाता है, तो वो अपने साथ बहुत सारे अपने समाज को लेकर के आता है। अब भ्रष्टाचार में तो सर आप क्या समर्थन नहीं करते जो संतोष वर्मा ने बयान दिया? कम से कम मैं अपने आप को मानसिक दिवालिया नहीं मानता, और इसलिए एक मानसिक दिवालिया का समर्थन नहीं करता। तो उस वहीं पर मध्य प्रदेश में एक आईएएस और है मीनाक्षी सिंह, उन्होंने भी कहा कि अब समय आ गया है कि हमको जातिवादी होना पड़ेगा, अपने बच्चों को बताना पड़ेगा हम किस जात के हैं। तो आईएएस तो ये बयान सही है। सवाल ये है कि यही तो हम कह रहे हैं, जो क्रिकेट का प्लेयर था वो फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल का प्लेयर गुल्ली डंडा खेल रहा है, गुल्ली डंडा का प्लेयर क्रिकेट खेल रहा है। तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का मतलब ये होता है कि तुम्हारी पूरी की पूरी आस्था भारतीय संविधान के प्रति होनी चाहिए। संविधान में जो तुम्हें अधिकार दिए गए हैं, जो तुम्हें दायित्व दिए गए हैं, समाज के कमजोर तबके को न्याय देने की, अपने जीवन काल में जरा उठा करके तुम देख लो, अपने जीवन काल में जो पीड़ित लोग हैं उनको कितना तुमने न्याय दिया। जब तुम न्याय दे नहीं पा रहे हो और कहीं ना कहीं अंधेरे में कालकोठरी में भेज दिए जा रहे हो, तो उन प्रकार के बयान मानसिक दिवालियापन को बजा लेकर। मैं आप लोगों को सारू आपका ये कहना है कि एक आईएएस होने के साथ साथ ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, आपका कहना ये है? तुम्हारी रॉय, मैं ये कहता हूँ, जब हम ये उम्मीद करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जजों से ये उम्मीद करते हैं कि जैसे कहते हैं, एक पिक्चर आई थी दबंग, उसमें एक गाना, एक जो है डायलॉग था कि साहब मुझे आपके थप्पड़ से डर नहीं लगता, उसी तरह मुझे भी थप्पड़ से डर नहीं लगता, ये सुप्रीम कोर्ट के जो जजे हैं इन सबको के भाषण से डर लगता है। तुम भाषण देने के लिए तुम थोड़ी बैठे हो, लेकिन सर कई लोग पूरी बात भाषण देने के लिए नहीं बैठे। जब कोई पिटीशन वहां एसएलपी फाइल होगा, कोई जाएगा, सुनवाई करोगे, तो सामने वाला, आपने तमाम लोगों का देखा होगा, सामने वाला दोषी नजर आएगा, तुम उसको डांटते हो, ऐसे डांटते हो जैसे थाने में बैठा हुआ थानेदार। लेकिन जब जजमेंट लिखना होता है तो उसके खिलाफ कुछ भी नहीं लिखते। व्हाट एन आंसर बीइंग हैपेंड हियर। जी सर मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से उनका एक पुतला फूका जा रहा प्रदेशों का, जिसमें ब्राह्मण समाज एक हो रहा है कि तो हमारे बहन बेटियों का बेइज्जती कर रहे हैं संतोष वर्मा। वो हमने कहा कि ऑलरेडी वो जो है सुपारी, संतोष वर्मा ने सुपारी ले रखी है मोहन भागवत उसके हिंदू एजेंडे को लागू कराने। इस तरह से मानसिक दिवालिया लोग सुपारी ले रखते हैं, बहुजन समाज को बदनाम करके सुपारी लेकर के काम करने वाले। लेकिन तो वही भाषा जब मोहन भागवत कहते हैं कि अब रोटी बेटी का संबंध बना है तो उस पर कोई बयान नहीं है, कोई विरोध नहीं है, लेकिन संतोष वर्मा कहा उसका विरोध हो रहा है। उन्होंने अपने आप को ऐसी जगह स्थापित कर दिया है कि वो यूटोपिया में जीते हैं, कल्पना में जीते, कल्पना की बात करते हैं, झूठ की बात करते हैं, फरेब की बात करते हैं, वही उनकी ताकत है। लेकिन जो यहाँ बहुजन समाज है, मेजोरिटी कम्युनिटी है, जिसको मूल निवासी आप कहते हैं, उसकी ताकत सच्चाई है, उसकी ताकत संविधान के प्रति निष्ठा प्रकट करना है, उसकी ताकत संविधान के प्रति आस्था प्रकट करना है। उसकी ताकत ये है कि गरीब को न्याय मिले। जिस न्याय के लिए तुम बैठे हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहोगे तो तुम भाषण दोगे क्या? सर मीनाक्षी सिंह का कैसे बयान देख रहे हैं? वो कह रहे हैं अब समय आए जातिवादी बनना है, आप क्या मानते हैं? मैं चाहता हूं कि इस देश में जातिवाद तभी खत्म होगा जब जातिवाद पूरी तरह चरम पे उठे, और जब तक नहीं उभरेगा तब तक नहीं होगा। आप जानते हैं जिस तरह से जब कोई बीमारी होती है, वो बीमारी जब तक पूरी तरह से बाहर उभर करके नहीं आती है तब तक उसका इलाज नहीं हो सकता। तो जाति उभरनी चाहिए, अच्छी बात उभरनी चाहिए। सर आप कैसे मानते हैं? सर रोशन जी ने कहा पूरा अब कई बार रहा नहीं कि हम अपना बात चाहिए था, तो उनको कहना था, दिखाई दिया है, तो सब कुछ रहा नहीं हमारे पास। आपका क्या अनुभव है? मेरा ये अनुभव है, हम उनके साथ है, जो यहाँ जात पात है ये खत्म होना चाहिए, और जम्मू कश्मीर से समर्थन के लिए आया है, ये जात पात का सिस्टम खत्म होना चाहिए। तो क्या वाकई में इस समय हिंदू राष्ट्र खतरे में? कोई खतरा है भाई किसी से नहीं, ये तो दुनिया आजकल कर रही है, ये हजारों करोड़ों साल से सब खतरे में नहीं था, आज कैसे खतरे में हिंदू राष्ट्र। सर आप देखो सनातनी इतना परेशान है, उनको बताया जा रहा है बांग्लादेश में सनातन को जिंदा क्योंकि बांग्लादेश का अलग एक हुकूमत है, एक अलग सिस्टम, ये भारत है,
ये भारत का एक अलग सिस्टम है, बांग्लादेश का अलग सिस्टम है, इसको आप इससे नहीं जोड़ सकते हैं। देखिए इसको हम आपको आपको क्लियर कर दें। आपने मुद्दा को ऐसा फंसा दिया कि पूरा का पूरा प्लीज एक बार हो जाए। हाँ, पहली बात तो ये बताइए हिंदू धर्म खतरे में कैसे है? प्रश्न ये उठता है। सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों में से 31 ब्राह्मण हैं, कैसे खतरे में आ जाएगा? हाई कोर्ट में जो जजेस हैं उनमें ज्यादातर ब्राह्मण हैं। जो आईएएस है एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में है ज्यादातर ब्राह्मण है। तो हर जगह जब वो खड़े हैं तो खतरे में कहते हैं, प्रश्न तो ये उठता है। और दूसरा ये सनातन नहीं है। महाभारत जब कल्पना की गई तो महाभारत में शिखंडी पात्र लाया गया था, जिस शिखंडी को कहा गया कि सामने रख करके भीष्म पितामह की हत्या की गई। उसी तरह से बहुजन समाज की हत्या करने के लिए ये सनातन शिखंडी का ही रोल अदा करता है। सर पूरे देश में गोंडा मचा हुआ है कि सनातन एक मारा गया बांग्लादेश में, वो दलित था। मैं कह रहा हूँ शिखंडी है तो सनातनी क्या होते हैं ये तो बता दीजिए ना। सनातनी क्या अपने माँ के पेट से 21 महीना में पैदा होते हैं क्या? या मुंह से पैदा होते हैं क्या? पेट से पैदा होते हैं क्या? जब सभी उसी मूत्राशय से ही पैदा होकर के आए हैं तो तुम कहाँ से हो गए भाई सनातनी, और कहाँ से हो गए शिखंडी? क्या मतलब है? और तुम भी 9 महीना में पैदा होते हो, तुम भी बाप के ही वीर से पैदा होते हो। पहले यहाँ जो तुम्हारे यहाँ पूजनी थे तो उन्होंने क्या क्या कहा था? ये कहा गया ब्राह्मणों उस मुखम आसीद बाहु राजन्याकृता पुरुष दस यदवस्या पदभ्याम सुद्रो जाय। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, भुजा से क्षत्रिय पैदा हुआ, उधर से जो है वैश्य पैदा हुआ, पैर से शूद्र पैदा हुआ। तो भाई अभी भी अगर तुम सनातनी हो वही ब्राह्मण हो तो मुंह से पैदा होकर के दिखाओ ना। और मैं तो आपसे तुम तो शूद्र ही। एक सवाल और हमें दर्शकों को समझाइए, बताइए आरक्षण जो है कब तक SC ST OBC से लेते रहेंगे? आरक्षण जो है डबल के पैसे से आता है, वो कब तक फायदा अपने कमाई से तक आगे बढ़ेंगे? ये आरक्षण सिर्फ इसलिए है कि ताकि जो बेईमानी करने वाले लोग हैं पूरी बेईमानी करने के बाद भी एक सीमा उनसे लगा दी गई कि इस सीमा तक तुम बेईमानी नहीं कर पाओ। क्योंकि वो सीमा अगर खत्म हो जाए तो पूरा का पूरा नॉन फाउंड सुटेबल में अभी बेईमानी करने को रोकने की कोशिश की जा रही है। हमारे यहाँ अभी डेमोक्रेसी आपको कहा जाता है कि डेमोक्रेसी एक सेकंड सुन तो लीजिए, इसको जाने दीजिए। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, क्लेप्टोक्रेसी। क्लेप्टोक्रेसी का मतलब होता है चोरों का शासन। विभिन्न क्षेत्रों के जो माहिर चोर थे वह सब इकट्ठा होकर के इस समय सरकार चला रहे हैं। सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कब तक 40% जो मार्क पाते हैं 400 पाने वाला वो दबाते रहेंगे? जब तक जो हमारे एग्जामिनर हैं जब तक ईमानदारी से ये जज करने लायक नहीं होंगे, ये लिखने लायक नहीं होंगे एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, तब तक ये चलता रहेगा। क्योंकि वो 40% दे रहे हैं, 40% ये पा नहीं, 40% उनको दिया जा रहा है। आपको मालूम नहीं होगा कि कानूनों में एक मार्क लगाए जाते हैं और उस मार्क से आइडेंटिफाई किया जाता है कि शेड्यूल कास्ट की कॉपी है कि किसकी कॉपी है। मार्क उसी तरह दिए गए। उसमें तो रोल नंबर होता था, नाम थोड़ी होता। अरे वो छोड़िए, वो अभी जो है उसको डिस्क्लोज करना ठीक नहीं है क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के खिलाफ मेरे खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। जैसे हरि प्रसाद को जेल भेजा गया था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत, नवीन चावला ने भेजा था जब ईवीएम हैक करके उसने दिखाया था। तो मेरे पास भी हो जाए वो टेक्निकल अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। वो बताया ही जाता है इनको मार्क इससे ज्यादा देना ही नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा मार्क दे जाएंगे तो शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के लोग जनरल में क्वालिफाई कर जाएंगे। और ये जो जनरल का जो कोटा है इन्होंने ये मान लिया सवर्णों के लिए भी रिजर्व है। और दूसरा अगर आप यहाँ हमारे देश से इंटरव्यू खत्म हो जाए तो आप देखेंगे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और मुस्लिम समाज को, माइनॉरिटी समाज के लोग ज्यादा आईएएस क्वालिफाइड हैं। 2015-16, 2016-17, 2017-18 314 लोग जो डीओपीटी की लिस्ट में उनके नाम आ गए थे उसको हटा दिया गया। 2016-17 में 117 लोगों को हटाया गया। 2017-18 में 78 लोगों को हटाया गया। कंटिन्यू। लास्ट सवाल है आपसे पूछ रहा हूँ, आज 25 दिसंबर है तो आप आज बाबा साहब ने मनुष्य को जलाया था तो आप लोग पूजिएंगे कि उसको जलाएंगे? ठीक है, अब बाबा साहब ने जो किया था उस समय परिस्थितियां अलग थी, आज परिस्थितियां अलग हैं। हम न मनुस्मृति जलाने जा रहे हैं न मनुस्मृति बात करने जा रहे हैं, क्योंकि अब हम ये मान लिए हैं कि अगर किसी चीज को परिदृश्य से हटाना है तो उस पर चर्चा करना बंद कर देंगे। उसका जितना विरोध आप करेंगे उसी में रहेगा। जैसे आज कहा जाता है कि मनुवाद का एक समर्थन करता है दूसरा विरोध करता है, तो ले दे करके दोनों पक्ष मनुवाद की ही बात कर रहे हैं।
अम्बेडकरवाद, इंसानवाद, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड क्या होता है उस पर बात ही नहीं हो रही है, तो कॉमन मैन क्या समझेगा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड क्या है। इसलिए चर्चा को पूरी तरह से उस ढर्रे पे लाना है। एक चीज और थोड़ा हमें दर्शक समझाए, अम्बेडकरवादी क्या पहचान है, क्यों हम ये अम्बेडकरवादी मानो या मनुवादी मानो, क्या पहचान है? जो संविधान के प्रति पूरी निष्ठा रखता है, संविधान के अनुसार क्या करना है, क्या होने वाला ही अम्बेडकरवादी है। झूठ बोलने वाला अम्बेडकरवादी हो न सकता है, लेकिन उसको बोलते हैं गलेबल अम्बेडकरवादी। अम्बेडकराइट को चलाने वाले कई तरह के लोग, एक हरिजन अम्बेडकराइट, हाफ हार्टेड अम्बेडकराइट और गलेबल अम्बेडकराइट। तो इस तरह के उसकी कैटेगरी है, वो बड़ा लंबा हो जाएगा, उस पर हम नहीं जाना चाहते। इसलिए अम्बेडकराइट होने का मतलब ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो थॉट्स दिए हैं उस थॉट्स को इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो आगे बढ़े। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से कर्म से प्रयास करो लक्ष्य प्राप्ति के लिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, वाणी विलासता चल रही है, कर्म नहीं किए जा रहे, कर्म में जंग लगे, मन कहाँ वो जाने, वाणी विलासता चल रही है। इसलिए हमारे बीच में महिला है, पहले आप कहाँ से परिचय? सुनो, ये दूसरी मनाओ को हटवा मैं तो अलग हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कि अम्बेडकर जी ने बोला साथ में खड़े रहो, कहीं कि तब तक इक्वलिटी नहीं है तो ये देश आगे नहीं बढ़े। तो जब तक गरीबी हटाया जाएगा तो जब तक ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो गरीबी की बात है, तो सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी जब तक ये देश में नहीं रहेगा तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो बीजेपी लोग बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो लोग खाली नाम के तौरे जाते हैं, मगर इन रियलिटी तो वो लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। पॉलिटिकली भी देखे तो उन लोगों के टीम में लड़कियां या फीमेल रिप्रेजेंटेटिव बहुत कम है। तो वो लोग खाली ये हिंदू धर्म के पीछे भाग के दौड़ पे उसका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और पॉलिटिक्स करते करते ही ये लोग क्या ईवीएम मशीन को चोरी करके या कान लेके ये लोग चला रहे गवर्नमेंट बोलते। मैं जनता को एक ही बोल रही हूँ, जो कौन से भी पार्टी से रहने दो, एक ही बोलना चाहती हूँ कि आप ये बात फाइट करो कि ईवीएम मशीन हटाओ, बल्कि मत बोलो। जब तक ईवीएम मशीन रहेगा तब तक हम लोग पॉलिटिकल में मतलब चुनाव लड़ते ही नहीं। मैडम, आपसे थोड़ा एक कठिन सवाल मैं पूछ रहा हूँ। आज 25 दिसंबर है, बाबा साहब ने मनुष्य को जलाया, महिलाओं के बारे में क्या उसमें था कि जो आज बाबा साहब ने जलाया, इसके बारे में क्या आप इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं जानती हूँ। अगर महिला लोगों को उस टाइम से आज तक जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने बोला है, वो तो जो बोल के वैसे तौर पे चलना है कि लड़कियों को आप सेफ्टी और सिक्योरिटी के तौर पे नहीं लेके जा सकते हो, तब तक तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। वो बात तो बात रह गया है, मगर उसको इम्प्लीमेंट करने वाला लीडर या जनता से कोई नहीं। तो मैडम, महिलाएं जो है ना, आज 10-10 हजार पाने के बाद तो बिहार में देखा गया कि महिलाएं एकदम लाइन लगा के वोट दिया, 10,000 पा करती नहीं, ये कमी नहीं है। ये फार्स नहीं है, इसको मत ले आइए। ज्यादा मैं भी बात नहीं करना चाहती हूँ। उन लोग का माइंडसेट ऐसे पकड़ के रखते हैं कि ये लोगों को हम महिलाओं के बारे में क्या कहेंगे आप, ऐसे महिला जो वोट देती है, पैसा लेकर? अभी मत करो, आपका जिंदगी आप बेच रहे हो। 5 ईयर तक गवर्नमेंट में आपका जिंदगी आप बेच रहे हो। आप भीख मत खाओ, सोच समझ के जनता से जो भी पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, तुम्हारे बीच में रह के काम करने वाला, तुम्हारे लिए फाइट करने वाला, तुम्हारा क्या वॉइस हो के तुम्हारे लिए फाइट करते, तुमको जो भी गवर्नमेंट से लाने के लिए फाइट करने वाला है, उससे चुनो और उसको आगे। मैडम, आप एक महिला है, तेलंगाना से आई है, अकेले आई है ये डांस के प्रोग्राम में, ये हिम्मत कहाँ से आई जो आप इतनी दूर से आज ये प्रोग्राम देखने आई है? मैं जैसे बोलती हूँ, मैं अम्बेडकर को बहुत मानती हूँ। और हाँ, वही प्यार से कहाँ पे तो रहने दो, उसका बात अगर सुनती हूँ ना, रोते उठते हैं। वो जितना भी देश के लिए बोला है, फाइट किया है, एक फ्यूचर देखना चाहता था, मगर वो उसका सोच ही रह गया, सपना ये सपना ही रह बात पहली बार है और भी आई थी? ये फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं। मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी से कुछ जुड़ाव उड़ाव नहीं है, बट अम्बेडकरवादी हूँ, इसलिए मैं इतना दूर से आई हूँ। मेरा हिम्मत वो ही है, जो अम्बेडकर जो करना चाहते हैं मेरी तरफ से मैं क्या समस्या आई है इस प्रोग्राम में, क्या समस्या है? मैं कुछ ना कुछ तो सीख के जाऊंगी, जिसको जो मैं मतलब फॉलो करती हूँ। और यहाँ पे भी थोड़ा जो बड़े बड़े लोग, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग दूसरे दूसरे स्टेट से आए हैं, दूसरे दूसरे स्टेट राज्य से आए हैं। इन लोगों का एक्सपीरियंस मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, वो मेरे क्षेत्र में नहीं करते। यहाँ आने का न्यूज कहाँ से मिला था, खबर मिला? मेरे को इन्विटेशन भेजा है और थोड़ी बात किया है।
चलो धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं हमारी बातचीत कैसे रही। प्रतिक्रिया में जरूर बताएं। आपसे निवेदन है कि आप कहाँ से देख रहे हैं, प्रतिक्रिया में जरूर लिखेंगे और हमारा बातचीत कैसा रहा उस पर भी कमेंट करेंगे। अगला सवाल अगर कोई रह गया हो तो जरूर लिखेंगे। जय भीम, जय भारत, बहुत समय।